हेलो डियर लर्नर्स, मैं डॉक्टर प्रिया सिंगला, निर्माण कैंपस ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सुनाम की ओर से डिप्लोमा ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के लर्नर्स की क्लासेस को कंडक्ट कर रही हूँ। हमारे अभी तक DECE 1 और DECE 2 की क्लासेस चल रही थी। कल से ही हमारी DECE 3 की क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं। यूनिट 1 to 11 के जितनी भी क्लासेस हैं वो आपको निर्माण कैंपस के YouTube चैनल पर मिल जाएंगी। आपकी कन्वीनियंस के लिए वो सारी क्लासेस के लिंक मैं इसी क्लास के एंड में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स डाल दूँगी। यूनिट 12 जो है हमारी कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन, वो हम स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम अभी तक पढ़ चुके हैं व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, क्या है कम्युनिकेशन, क्या पर्पस है कम्युनिकेशन का, कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी है, और एलिमेंट्स क्या हैं कम्युनिकेशन के, जैसे कि सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर या फीडबैक। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन वर्कर एज अ कम्युनिकेटर। इसमें हम पढ़ चुके हैं वाई कम्युनिकेट, व्हाट टू कम्युनिकेट, हु कम्युनिकेट्स। आगे का हमने whom टू कम्युनिकेट, वेयर टू कम्युनिकेट, व्हेन टू कम्युनिकेट एंड हाउ टू कम्युनिकेट पढ़ना है। इसके बाद क्या बैरियर्स आते हैं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में, और सजेशंस क्या हैं अगर हमें अपनी कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाना है। अभी हमें स्टार्ट करना है whom टू कम्युनिकेट विद। कहते कोई भी मैसेज जब हमें कम्युनिकेट करना है तो उस कम्युनिकेशन का एक पर्पस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उस कम्युनिकेशन का कोई पर्पस होगा, टारगेट, अगर हमने किसी भी मैसेज को कम्युनिकेट करना है तो उसके लिए आपके पास सबसे पहले टारगेट ऑडियंस यानी कि रिसीवर का होना बहुत ज़रूरी है। वो इसीलिए ज़रूरी है रिसीवर का होना जिसको आपने कम्युनिकेट करना है, ताकि आपको ये पता चल सके कि हमने किस लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना है और किस मेथड से कम्युनिकेट करना है। और दूसरी बात क्या है, सबसे पहले तो हमें टारगेट ऑडियंस पता होने चाहिए, ठीक है। दूसरा है कि हमें पर्पस पता होना चाहिए कि कम्युनिकेशन का पर्पस क्या है। अभी हम एक एग्जांपल लेके बात करते हैं, जैसे हम डायरिया मैनेजमेंट की बात ही कर लेते हैं, ठीक है, कि अगर हमने डायरिया के ऊपर कोई मैसेज देना है तो हमें क्या क्या चीज़ें कम्युनिकेट करनी है। सबसे पहले हमें उनको ये कम्युनिकेट करना है कि जब आप डायरिया से सफ़र कर रहे हैं तब आप अपने आप को दोबारा से रीहाइड्रेट कर सकते हैं अच्छी क्वांटिटी फ्लूइड्स की लेके। दूसरा क्या है, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन जो है वो इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रिवेंशन है, जिसकी प्रेपरेशन भी आप घर पर कर सकते हैं और उसकी फिर बाद में एडमिनिस्ट्रेशन आप फ्रेश बना के भी ले सकते हैं। इससे डायरिया में क्या होगा कि जो आपके मिनरल्स बॉडी से रिलीज होते हैं वो आप दोबारा से जो है अपनी बॉडी में ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन के थ्रू अपनी बॉडी में ले सकते हैं। उसके बाद है हमारा कि हमें अपना आसपास का एनवायरनमेंट क्लीन रखना चाहिए, और पर्सनल हाइजीन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है।
कहते कि इन मैसेजेस के ऊपर एक्शन लेने की ज़रूरत है, ये कौन सोचता है? हाँ, यू आर राइट। ये जो जितने भी सारे मैसेजेस होते हैं जो हम कम्युनिकेट करते हैं, उसके ऊपर एक्शन कौन लेता है? पेरेंट्स लेते हैं, ठीक है, या फिर कम्युनिटी मेंबर्स लेते हैं, या फिर बच्चे खुद भी ले सकते हैं। अब ये जो तीनों ग्रुप्स हैं, पेरेंट्स, कम्युनिटी मेंबर्स और बच्चे, ये रिसीवर्स होते हैं कम्युनिकेशन में। जो मैसेज है या जिस तरीके से आप मैसेज को देते हैं, वो चिल्ड्रन टू अडल्ट जो है वो वेरी करेगा। दूसरे केस में क्या है, अगर मैसेज जो है उसकी प्री स्कूल एजुकेशन के लिए इम्पॉर्टेंस है, तो हम प्री स्कूल सेंटर में बच्चों को भेज रही हैं, तो टारगेट ऑडियंस वहाँ पर सिर्फ पेरेंट्स और कम्युनिटी मेंबर्स और बच्चे होते हैं, क्योंकि एक्शन जो है वो मेनली उनकी तरफ से ही आता है। नेक्स्ट है हमारा वेयर टू कम्युनिकेट। कहते एक जगह और या इन्वायरमेंट जहाँ पर कम्युनिकेशन का प्रोसेस हो सकता है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि कम्युनिकेशन को और भी इफ़ेक्टिव बनाता है। जो एक क्लटर्ड इन्वायरमेंट होता है, मतलब जो एक अव्यवस्थित जिसमें हलचल होती है, वो इन्वायरमेंट होता है। और ऑप्रेसिव हीट होती है ना, मतलब कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, दमनकारी गर्मी, या फिर बहुत ही ज़्यादा ठंडी कंडीशंस होती हैं, या फिर अनकंफर्टेबल सीटिंग अरेंजमेंट होता है, या फिर जारिंग, मतलब कि थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कि ब्रॉल या इशूएबल कोई वॉल डिस्प्लेज होते हैं, है ना, या फिर नॉइस होती है। उससे क्या है, काफ़ी ज़्यादा जब हम अपना मैसेज कन्वे करते हैं तो उसमें रिसीवर के लिए काफ़ी ज़्यादा फिजिकल और मेंटल डिस्कम्फर्ट होता है। ये क्या है, कम्युनिकेशन के इम्पैक्ट को रिड्यूस करता है। कोई मैटर नहीं करता कि जो कम्युनिकेटर हैं वो कितने इफ़ेक्टिव हो सकते हैं। अब जो प्लेस है, आइडियल प्लेस किस तरह की होनी चाहिए? जो आइडियल प्लेस है वो किस तरह की होनी चाहिए? आइडियल प्लेस जो है वो बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, हवादार होनी चाहिए, ठीक है, वेल लाइटेंड, प्रॉपर लाइट होनी चाहिए वहाँ पर, नीट होनी चाहिए और वेल इंसुलेटेड होनी चाहिए, मतलब उस पर जो टेम्परेचर और नॉइसेस हैं उसका बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम इफ़ेक्ट ना पड़ता हो। एक अच्छा और कंफर्टेबल जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो भी हेल्प कर सकता है।
इससे क्या है, कम्युनिकेशन का जो इम्पैक्ट है वो भी कम होता है। कोई मैटर नहीं करता कि जो कम्युनिकेटर है वो कितना इफ़ेक्टिव हो सकता है। एक अच्छा और कंफर्टेबल सीटिंग अरेंजमेंट भी मदद करता है। ये जो आम कॉन्सेंट्रेशंस होती हैं, इनकी बजाय जो मैसेज है जिसको हम कम्युनिकेट करते हैं वो ये डिटर्मिन करता है कि कम्युनिकेशन की प्लेस क्या है। जैसे कि एक एग्जांपल दी गई है कि जब आप पेरेंट से बात करते हैं कि एक डिसेबल्ड बच्चे को कैसे मैनेज किया जाए, तो आपका अपना ऑफिस या बच्चे का अपना घर ही एक बेस्ट प्लेस होती है बात करने के लिए। क्योंकि इसमें अगर हमने बच्चों के बारे में बात करनी है, डिसेबल्ड के बारे में, तो प्राइवेसी चाहिए होती है। पर अगर मैसेज कोई इन्वायरमेंटल सैनिटेशन के ऊपर है तो पब्लिक प्लेस को ही प्रेफर करना चाहिए, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठे हो सकते हों। नेक्स्ट है हमारा व्हेन टू कम्युनिकेट। कहते टाइम एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कि कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाने में इम्पॉर्टेंट हिस्सा उसका बनता है। आपको यहाँ पर ये भी याद रखना है कि कम्युनिकेशन में जो बेस्ट रिजल्ट्स हमें तभी मिल सकते हैं अगर लोग जहाँ पर बैठ के, जिस प्लेस पर बैठे हैं वहाँ पर उन्हें मेंटली और फिज़िकली उनकी बॉडी को रिलैक्स मिल रहा है और वो मेंटली बिल्कुल फ्री हैं आपकी कम्युनिकेशन को सुनने के लिए। इसलिए जो टाइम की सिलेक्शन है वो सिर्फ आपके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली नहीं होनी चाहिए, वो म्यूचुअली कन्वीनियंट होनी चाहिए आपके लिए भी और उन लोगों के लिए भी जिनको आप कम्युनिकेट कर रहे हो, जिनके साथ आप कम्युनिकेशन कर रहे हो। इसलिए जो बच्चे आपके सेंटर पर आते हैं उस सेंटर की टाइमिंग के हिसाब से आते हैं। अगर जो फैमिली मेंबर्स हैं या कम्युनिटी मेंबर्स हैं, अगर वो आपके साथ, अगर आप उनके साथ कोई सेशन करना चाहते हैं तो आपको वो टाइम को सेलेक्ट करने की ज़रूरत होगी जो कि उनके लिए भी कन्वीनियंट हो। लोग आएंगे, अपने व्यू पॉइंट्स को शेयर करेंगे जब उनके पास बिल्कुल स्पेयर और फ्री टाइम होगा। ये इसलिए भी नहीं मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आपके लिए ही हर बार टाइमिंग जो है वो कन्वीनियंट होनी चाहिए। पर ये भी आप तक ही है कि जो सोशल चेंज के एजेंट्स होते हैं, आपको उन लोगों की विशेष को भी ऑनर करने की ज़रूरत है जिनको आप चेंज करना चाहते हैं। इसके बाद हमारा आता है हाउ टू कम्युनिकेट। कहते अब जो रिसीवर्स होते हैं, है ना, या जो लोग होते हैं, अब क्या उन्होंने आपका मैसेज कितनी इफ़ेक्टिवली रिसीव किया है, ये डिपेंड करता है उस बात के ऊपर
कि आपने कम्युनिकेशन का कौन सा मेथड यूज़ किया, कौन सा आपने जो फॉर्म है वो यूज़ किया, आपने क्या चूज़ किया था लोगों के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए, क्या चैनल था, क्या मीडियम था, किस किस फॉर्म को आपने यूज़ किया था। अब 3 मेन फॉर्म्स हैं जिसके थ्रू आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। सबसे पहली है हमारी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, दूसरी है हमारी ग्रुप कम्युनिकेशन, तीसरी है हमारी मास कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो कि 2 लोगों के बीच में होती है, ग्रुप कम्युनिकेशन जो कि एक ग्रुप में होती है जिसमें 7 से 8, 5, 6 मेंबर भी हो सकते हैं। मास कम्युनिकेशन जहाँ पर एक लीडर होता है और बाकी की पॉपुलेशन होती है जिनको वो लीडर सब सारा कुछ कम्युनिकेट करता है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एक कम्युनिकेशन की टाइप है जो कि ज़्यादातर 2 लोगों के बीच में होती है। ये पर्सन टू पर्सन इसमें कांटेक्ट होता है जहाँ पर 2 पर्सन्स फेस टू फेस टॉक करते हैं, दोनों ही मैसेज को सेंड भी करते हैं और दोनों ही मैसेज को रिसीव भी करते हैं। सॉरी। ये कम्युनिकेशन का एक आइडियल फॉर्म होता है क्योंकि आपको यहाँ पर रिसीवर से इमीडिएटली फीडबैक भी मिल जाता है जो कि वर्बल भी हो सकता है और नॉन वर्बल भी हो सकता है। ये कम्युनिकेशन की एक फॉर्म है जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है जब कोई भी किसी को पर्सनल इश्यूज होते हैं या फिर किसी इंडिविजुअल की कोई प्रॉब्लम्स होती हैं उसको डिस्कस कर लिया जाता है। इसके बाद है जैसे कि मान लीजिए आप किसी पेरेंट के साथ किसी बच्चे का अग्रेसिव बिहेवियर जो है अगर आप वो डिस्कस करना चाहते हैं तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ही बेस्ट रहेगी। कहते कि आप कोई और इश्यूज को लिस्ट डाउन करिए जिसके लिए इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बेस्ट रहेगी। इसके बाद सेकंड है हमारा ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन क्या है
दूसरी तरफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की एक्सटेंशन होती है। इस केस में दो से ज़्यादा लोग जो होते हैं वो अपने आइडियाज़ और स्किल्स को एक्सचेंज करते हैं और दो से ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ये जो कम्युनिकेशन की आपकी फॉर्म है ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है जब आपको ग्रुप को कोई इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत होती है। आप कॉमन प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं या एक कलेक्टिव ओपिनियन को भी देख सकते हैं। ये कम्युनिकेशन की एक कॉमन फॉर्म होती है जो कि आप अपने पेरेंट मीटिंग्स के ड्यूरिंग भी यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ अगर आप बच्चों के पेरेंट्स के बीच में प्री स्कूल सेंटर में कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो बच्चों के साथ बात करने की इम्पोर्टेंस या उनमें कोई एक्टिविटी क्रिएटिविटी को एनकरेज करना या फिर कोई कॉमन चाइल्डहुड इलनेस है उसको कैसे बचाया जा सकता है, आप उसके लिए ग्रुप कम्युनिकेशन मेथड को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है आपका मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन क्या है? ये बिल्कुल ही डिफरेंट फॉर्म होती है कम्युनिकेशन के, क्योंकि इसके थ्रू क्या है, जैसे आप नेम सजेस्ट करते हैं कि बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप होता है जिसको आप कांटेक्ट कर सकते हैं, पर इंटरपर्सनल और ग्रुप कम्युनिकेशन की तरह इसमें बिल्कुल भी नहीं होता है। इसमें जो मैसेज होता है वो मैकेनिकली ट्रांसफ़र किया जाता है, जैसे कि रेडियो के थ्रू, टीवी के थ्रू या न्यूज़पेपर के थ्रू, ताकि उस मैसेज तक बेस्ट पहुंचा जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कवर किया जा सके। इस तरह के कम्युनिकेशन मेथड में क्या है, जो सेंडर और रिसीवर होते हैं वो एक दूसरे को देख नहीं सकते और रिसीवर से फीडबैक भी इसमें डायरेक्टली जो है वो नहीं असेस किया जा सकता। अगर आप अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन वर्कर की तरह काम कर रहे हैं तो आप जो हैं सब मिलाकर इंटरपर्सनल और ग्रुप कम्युनिकेशन मोड्स को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने इन फॉर्म्स को यूज़ करके अपनी कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाना है तो आप डिफरेंट मेथड्स या कम्युनिकेशन के कोई और एड्स को भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें कौन से मेथड्स इंक्लूड होते हैं, जैसे कि लेक्चर, डिस्कशन, रोल प्ले, केस स्टडी या फिर स्टोरी नेशन भी इसमें आती है। इसमें एड्स कौन से होते हैं, जैसे कि चार्ट्स, पोस्टर, फ्लिप बुक्स, फ्लैश कार्ड्स या पपेट्स होते हैं। ये सारे आप यूज़ करके इंटरेस्ट को जनरेट कर सकते हैं और अपनी कॉम्प्रिहेंशन को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद आती है आपकी एक्सरसाइज 3। उसके बाद है हमारे बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कौन कौन से बैरियर्स हैं जो एक कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनने से रोकते हैं। कहते इसके लिए हमने फादर और सन के बीच की 2 कन्वर्सेशंस के सैंपल लिए हैं। सबसे पहला सैंपल है, बेटा कहता है पापा मुझे पार्क जाना है और खेलना है। उसके फादर कहते हैं नहीं, पहले आप अपना होमवर्क फिनिश करो, अपने कल के एग्ज़ाम के लिए स्टडी करो। बेटा कहता है पर पापा ये शाम का टाइम है, मेरे सारे दोस्त पार्क में खेलने के लिए आते हैं, मैं भी खेलने के लिए जाना चाहता हूँ। उसके पापा ने कहा हो सकता है कि आपके जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने होमवर्क फिनिश कर लिया हो और हो सकता है कि उनका कल को एग्ज़ाम भी ना हो, इसीलिए तुम्हें पहले स्टडी करनी होगी, फिर ही तुम बाहर खेलने के लिए जा सकते हो, क्योंकि तुम 2 घंटे से पहले जो है वापस नहीं आओगे। फिर तुम कहोगे कि पापा अब मैं पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा थक गया हूँ और मॉर्निंग में तुम लेट उठोगे
और अब जाओ अपनी बुक्स को खोलो। बेटा कहता है कि मैं जो चाहता हूँ आप मुझे वो कभी भी करने नहीं देते। मैं अब से आपकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनूंगा। तो फादर ने अपने बच्चे को थप्पड़ मारा और उसके कान को पकड़ा। उसको पकड़ के उसके स्कूल बैग की तरफ ले गए। बच्चा है जो रो रहा था और रोते रोते वो उनके साथ चला गया। इस तरह की जो कम्युनिकेशन होती है वो बहुत ही फैमिलियर होती है हमारी डेली की लाइफ में। कहते क्या आपने यहाँ पर नोटिस करा आपके अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसमें क्या चीज़ सही थी और क्या चीज़ नहीं सही थी, कि हमें अपने बेस्ट एफर्ट्स के लिए इसमें क्या करना चाहिए था। क्या आप इस कन्वर्सेशन के बारे में कुछ सोच सकते हैं कि ये कन्वर्सेशन क्या रिफ्लेक्ट करती है? आप ये एनालाइज करने की कोशिश करें कि क्या गलत हुआ है और उसके लिए इफ़ेक्टिवली क्या कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब अभी हम जो पहले हमने कन्वर्सेशन पढ़ी थी उसका हम मॉडिफिकेशन जो पार्ट है वो अभी देख लेते हैं एक बार। बेटा कहता है पापा मुझे पार्क में जाना है और खेलना है। फादर कहता है नहीं, पहले आप अपना होमवर्क फिनिश करो और कल आपके एग्ज़ाम है उसके लिए आप पढ़ो। बेटा कहता है पापा ये इवनिंग टाइम है, मेरे जितने भी सारे दोस्त हैं वो पार्क गए होंगे इस टाइम खेलने के लिए, मुझे भी खेलने के लिए जाना है। उसके पापा ने कहा हो सकता है कि आपके सारे फ्रेंड्स ने होमवर्क को फिनिश कर लिया और हो सकता है कि उनका कल एग्ज़ाम ही ना हो, तो आप पहले जाके पढ़ो। अगर आप बाहर खेलने के लिए चले गए तो आप 2 घंटे से पहले वहाँ से वापस नहीं आओगे। फिर आप बोलोगे कि आप अब पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा थक गए हो और मॉर्निंग टाइम आप फिर लेट उठते हो। अब जाओ अपनी बुक्स को खोलो। बेटा कहता है पापा आज मैं आधा घंटा खेलने के बाद वापस आ जाऊंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ, फिर मैं अपना होमवर्क फिनिश कर लूँगा और मैं सुबह भी कल 6 बजे उठ जाऊंगा अपनी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन करने के लिए। प्लीज़ अब आप मुझे पार्क जाने दो। फादर ने कहा ठीक है, पर जो तुमने प्रॉमिस किया है तुम उस पर ही स्टिक रहो। कहते कि जैसे आपने देखा हर कन्वर्सेशन में एक इशू था कि बच्चा जो था वो पार्क में जाना चाहता था और खेलना चाहता था, पर फादर जो चाहते थे वो चाहते थे कि बच्चा जो है वो स्टडी करे। पहली कन्वर्सेशन में क्या है, जो पापा और बेटा था दोनों की कम्युनिकेशन में एक ब्रेकडाउन हुआ। दोनों में से कोई भी जो है वो दूसरे के पॉइंट व्यू से नहीं देख रहा था और दोनों ही क्या थे, एडमेंट हो गए थे। अब दूसरी कम्युनिकेशन में क्या था, एडमेंट मतलब अडिग हो गए थे, अटल हो गए थे, है ना। दूसरी कन्वर्सेशन में क्या था कि दोनों में ही एक इशू में उन्होंने एक सेटलमेंट जो है वो कर ली थी। मतलब एक मित्रतापूर्ण जो दोस्ताना वाली सेटलमेंट कर ली थी। किसी भी मीनिंगफुल कम्युनिकेशन में ये बहुत ज़रूरी होता है कि हमें दूसरे पर्सन को भी सुनना चाहिए, उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए और एक दूसरे की रीजनिंग जो होती है उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए और ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस के लिए काम भी करना चाहिए। जब तक आप ये नहीं कर लेते हैं तब तक आपके कम्युनिकेशंस में जो ब्रेक डाउन्स हैं वो आते ही रहेंगे, है ना। जो ब्रेक डाउन्स होंगे वो इनएविटेबल है, मतलब वो ज़रूरी हैं, अनिवार्य हैं, मैंडेटरी हो जाएंगे। कहते कि अब हम काफ़ी बैरियर्स के बारे में पढ़ेंगे जिनसे कि बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल
कम्युनिकेशन सामने आएंगी। आप सबसे पहले जो कम्युनिकेशन प्रोसेस के की एलिमेंट्स थे, जैसे कि सेंडर, कम्युनिकेटर, मैसेज, चैनल, रिसीवर और फीडबैक, उसको रिकॉल करिए। फिर ये सोचिए कि इनमें से एक या ज़्यादा एलिमेंट्स में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जिसकी वजह से जो कम्युनिकेशन है उसके ऊपर नेगेटिवली अफेक्ट पड़ सकता है। अब हम थोड़े से जो कम्युनिकेशन बैरियर्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। जो कि इन सारे एलिमेंट्स में से किसी ना किसी के बीच में पैदा हो सकते हैं। सबसे पहला है हमारा प्रॉब्लम्स ऑफ द सेंडर। कहते कि अगर सेंडर या कम्युनिकेट मैसेज को क्लियरली ना बनाए या कंप्लीटली ना बनाए, या फिर वो कोई अनक्लियर चैनल्स को यूज़ करे, या वो चैनल्स के सही यूज़ करने में अनस्किल्ड हो, मतलब उसमें इतनी कला ही ना हो कि वो चैनल्स को यूज़ कर सके, या साइंस को या सिंबल्स को यूज़ कर सके, तो कम्युनिकेशन जो है वो इफ़ेक्टिव नहीं हो सकती है। और कई केसेस में क्या है कि वो कंप्लीटली टूट भी सकती है। अब हमें थोड़े फैक्टर्स की तरफ ध्यान देना है कम्युनिकेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि कम्युनिकेशन की इफ़ेक्टिवनेस को आमतौर पर इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो क्या है, कभी कभी जो है इसमें बाधा भी आ सकती है। अब सबसे पहला बैरियर क्या है सेंडर की प्रॉब्लम्स में जो आता है, फिजिकल अपीयरेंस। कहते जो बंदा मैसेज को ट्रांसफ़र कर रहा है लोगों को, अगर उसकी फिजिकल अपीयरेंस अच्छी नहीं होगी, मतलब क्लीनलीनेस नहीं होगा या ऑर्डरलीनेस नहीं होगा, तो वो ऑडियंस के लिए कभी भी अपीलिंग नहीं हो सकता। अगर क्लीनलीनेस या ऑर्डरलीनेस होता है तो वो उससे क्या है, वो उनकी पर्सनैलिटी में ऐड होता है, उनके कॉन्फिडेंस को ऐड करता है, जिससे कि जो कम्युनिकेशन है वो और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकती है। अब जो एक क्लमसी या अनक्लीन्ड कम्युनिकेटर होता है, क्लमसी मतलब जो अनाड़ी भद्दा दिखने वाला होता है ना, जो एक अनक्लीन्ड कम्युनिकेटर होता है जिसने कि इनअप्रोप्रिएट कपड़े पहने होते हैं, वो ऑडियंस में कभी भी विश्वास को नहीं बना सकता है। यहाँ पर अब जो अटायर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और वो इस तरह का होना चाहिए कि लोगों के लिए एक्सेप्टेबल हो, जिसके साथ वो कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब जीन्स या वेस्टर्न ड्रेसेस वो सही भी हो सकती हैं, पर वो तब सही हो सकती हैं जब आप यंगस्टर्स या टीनेजर्स के साथ बात कर रही हैं। पर जब आप पेरेंट्स के साथ या कम्युनिटी मेंबर्स के साथ बात कर रहे हैं, तब साड़ी या सलवार कमीज है वो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो सकती है। इसके बाद है हमारा स्पीच।
कहते एक पर्सन, उसका बात करने का जो तरीका होता है वो कम्युनिकेशन प्रोसेस में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस लेता है। कई केसेस में क्या होता है, जब एक पर्सन बात कर रहा है उसको बात करने में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आती हैं। क्यों? क्योंकि कई बार फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ होती हैं, उसकी वजह से उनको डिफ़िकल्टीज हो सकती हैं। पर कभी कभी क्या है कि जो बंदा बात कर रहा है उसकी स्पीच में एंजाइटी होती है या डर भी होता है, जिसकी वजह से जो उनकी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन है वो बिल्कुल खराब हो जाती है। ये जो कारण है ये एक इंसान के सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाने के रास्ते में भी बाधा आते हैं। हमें फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए जिसकी वजह से डर लगता है, एंजाइटी आती है, या हमें फिर एफर्ट्स करने चाहिए कि हम इन एफर्ट्स मतलब इन चीज़ों को ओवरकम कर सकें। उसके बाद हमारा आता है लैंग्वेज। कहते कि हम एज अ कम्युनिकेटर वर्ड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। कौन से वर्ड्स? जो कि हम बोलते हैं या लिखते हैं अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए। इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमने बोलने के लिए जो लैंग्वेज की चॉइस करनी है वो जो आपके रिसीवर्स हैं उसके अकॉर्डिंगली होनी चाहिए, ठीक है। और जो बोली है उसकी चॉइस भी प्रॉपर होनी चाहिए। कौन से वर्ड्स जो हैं जो यहाँ पर इफ़ेक्टिव रहेंगे, हमें पिच क्या रखनी है, एक्सप्रेशंस क्या रखनी है, ये सारी चीज़ें जो हैं कम्युनिकेशन की इफ़ेक्टिवनेस को इन्फ्लुएंस करती हैं। अगर हम हिंदी में बात करते हैं ग्रुप के साथ तो हमें सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना है कि जब हम कम्युनिकेशन करेंगे क्या जो मलयालम है वो उनको समझ आएगी। मलयालम विल रेंडर कम्युनिकेशन मीनिंगलेस। कि जो मलयालम है वो कम्युनिकेशन को कहीं निरर्थक तो नहीं बना देगी, है ना। कहते अगर आप किसी लैंग्वेज में इतने एफिशिएंट नहीं हैं तो आपको उसको कम्युनिकेट करने के लिए चूज़ करना चाहिए एक एंटायरली डिफरेंट मीनिंग जो है, ताकि रिसीवर्स जो हैं कुछ उसका अलग मीनिंग ना लें। मतलब हमें वो लैंग्वेज को चूज़ करना है जो रिसीवर्स के लिए भी समझनी इजी हो और आपके लिए भी बोलनी इजी हो। जैसे कि एग्ज़ाम्पल है, एक प्री स्कूल टीचर है, जब उसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तब उसको एक हार्ड वर्किंग बच्चे की प्रोग्रेस रिपोर्ट को सेंड करना है तब वो लिखना चाहिए दीपक हार्डली वर्क्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब ये लिखने की बजाय दीपक वर्क्स हार्ड ये लिखना चाहिए कि दीपक हार्डली वर्क्स। उससे क्या है, पेरेंट्स को एक डिफरेंट मीनिंग जो है वो ये कन्वे होता है। मतलब अगर वो लिखता है कि दीपक वर्क्स हार्ड मतलब दीपक अच्छा काम करता है, अगर वो ये लिखता है दीपक हार्डली वर्क्स तो इसका मतलब क्या हुआ कि दीपक जो है वो बहुत ही मुश्किल से काम करता है ना। तो वही लैंग्वेज को यूज़ करना चाहिए जो कि आपको आती है। अब आपको जो वॉइस है वो किस तरह की वॉइस यूज़ करनी चाहिए, जो कि एक मॉडरेटली पिच्ड वॉइस हो, अच्छी तरह से मॉड्यूलेट की गई हो और उसमें हमें वही इन्फॉर्मेशन को ऐड करना है जिसको आप कम्युनिकेट करना चाहते हो।
अगर वॉइस काफ़ी आपकी लो होगी, मतलब जो पिच है अगर वो आपकी लो होगी, तो लोग जो हैं उनको वो कंटेंट अच्छी तरह से पहुंच ही नहीं पाएगा, आधी इन्फॉर्मेशन वहाँ तक उन पहुँचेगी। अगर आपकी वॉइस जो है वो इतनी अच्छी है तो लोगों के कानों तक वो अच्छी तरह से पहुंच पाएगी। और जब भी आपने बोलना है तो आपने मोनोटोनस टोन में बोलना है, मतलब एक ही टोन रखनी है। ये नहीं कि कभी हाई हो रही है, कभी लो हो रही है, कभी मीडियम हो रही है। कई बार इसी तरह की जो टोन होती है, जैसे कि मान लीजिए मोनोटोनस रखने का मतलब ये नहीं है कि आप अगर कोई थोड़ी स्ट्रॉन्ग चीज़ बोलनी है तो उस टाइम पे भी आप अपना वही स्लो वाला टोन चल रहा है। अगर बीच बीच में चेंजेस करते रहने चाहिए आपको। अगर आप ये चेंजेस नहीं करेंगे तो जो आपके कंज्यूमर्स होंगे या रिसीवर्स होंगे वो सो भी सकते हैं। उसके बाद है हमारा मैसेज। कहते कई बार क्या होता है कि चाहे आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हैं, आपकी अपनी लैंग्वेज के ऊपर अच्छी कमांड भी है, आपकी डिक्शन भी बहुत अच्छी है, पर अगर आपने मैसेज को ही अच्छे तरीके से नहीं बनाया होगा तो आप एक अच्छे कम्युनिकेटर नहीं कहलाएंगे। जो मैसेज है वो कभी भी इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए। और ना ही अस्पष्ट होना चाहिए। इससे क्या है कि जो रिसीवर है वो बहुत ही इनएडिक्वेट अंडरस्टैंड कर लेगा या बहुत ही पुअर अंडरस्टैंडिंग उसकी किसी मैसेज को लेकर हो जाएगी। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल है। अगर आप एक मदर को बताते हैं कि उसके बच्चे को अनीमिया है तो उसको अपने बच्चे को आयरन रिच फूड्स को देना चाहिए, तो वो इस चीज़ को नहीं समझ पाएगी प्रैक्टिकल टर्म्स में, जो कि उसको क्या करना चाहिए। दूसरी तरफ ये है कि अगर आप मदर को सिंपल टर्म्स में ये एक्सप्लेन करेंगे कि अनीमिया क्या होता है और उसको ये बताएंगे कि ऐसे फूड्स को कंज्यूम करना चाहिए जो कि लोकली अवेलेबल फूड्स हों, आयरन रिच हों, और उसकी कितनी क्वांटिटी जो है वो उनको बच्चे की डाइट में हर दिन इंक्लूड करनी चाहिए। इससे जो आपकी कम्युनिकेशन है वो और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाएगी। सिमिलरली क्या है, कई बार जब आप बच्चों को बोलते हैं कि आप स्कूल में अच्छी तरह से ड्रेसअप होके आइए, तो बच्चे उसको नहीं समझ सकते हैं वो नीटली ड्रेस का मतलब क्या होता है। इसकी बजाय आपको बच्चों को ये बोलना है कि आप कुछ साफ पहन के आएँ स्कूल में, धुले हुए कपड़े पहन के आएँ स्कूल में, अच्छी तरह से बाल बना के आएँ, और बच्चे जो हैं वो एग्जैक्टली जानते हों कि आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं। इसके बाद है आपका आता है चैनल। कहते अब क्या आपने चैनल को सेलेक्ट करना है एक मैसेज को कम्युनिकेट करने के लिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक मैसेज को फॉर्मुलेट करके फिर उसके बाद चैनल के बारे में सोचना कि आपने एक चैनल की पुअर सिलेक्शन या रॉन्ग सिलेक्शन जो होती है वो कंफ्यूजन भी क्रिएट कर सकती है।
अब एक एपिसोड है, मतलब एक एग्जाम्पल है, जो एक प्री स्कूल वर्कर होता है वो पेरेंट्स के साथ एक ग्रुप मीटिंग करता है कि कैसे घर पर बच्चों के डायरिया को हमें मैनेज करना है। इस मीटिंग में जो वर्कर होता है वो सिंपली इस चीज़ के बारे में बात करता है कि बच्चों को फ्लूइड्स देने की इम्पोर्टेंस क्या है और ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन की प्रेपरेशन जो है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। जब पेरेंट्स जो होते हैं उनको 2 दिनों के लिए बाद में इवेल्युएट की जाती है कि कैसे जो है ORS को बनाना है, तो जो ज़्यादातर पेरेंट्स होते हैं वो इस ORS सोल्यूशन को प्रॉपरली नहीं बना सकते हैं। दूसरा वर्कर क्या है, सिमिलर मीटिंग में वो ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन को कैसे प्रिपेयर करना है और कैसे एक प्रैक्टिकल सेशन को पेरेंट्स के लिए ऑर्गेनाइज करना है, जहाँ पर वो ये सीख सकें कि कैसे जो है ORS को प्रिपेयर किया जा सकेगा। इसकी वजह से जो ORS सोल्यूशन है उसकी जो लॉन्ग टर्म रिटेंशन जो है उनके माइंड में रहे। अब जो पहला वर्कर था उसने जो चैनल की सिलेक्शन की वो क्या था कि ORS की प्रेपरेशन के बारे में सिंपली बात करना, जो कि बहुत ही इनअप्रोप्रिएट था, क्योंकि ज़्यादातर जो स्किल्स होती हैं वो सिर्फ प्रोसेस को सुन के ही नहीं एक्वायर की जाती हैं, बट उसके लिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है। तो कहते कि आपको ये बात को अपने माइंड में लगाने की ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब आप पेरेंट्स या मदर्स के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं चीज़ों को, तब आप एक पर्टिकुलर न्यूट्रिशियस स्नैक को प्री स्कूलर के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं कि या फिर आप ये भी बता सकते हैं कि कैसे आप इंटरेस्टिंग टॉयज़ को यंग बच्चों के लिए वेस्ट मटेरियल को घर पर ही यूज़ करके बना सकते हैं। चैनल की जो चॉइस है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। प्रॉब्लम्स ऑफ द रिसीवर। अब ये जो हमने जितनी प्रॉब्लम्स पढ़ी वो सेंडर की प्रॉब्लम्स थी, अब आती हैं रिसीवर की प्रॉब्लम्स। कहते कि एक डिफरेंट परसेप्शन या फिर जो रिसीवर है उसके पार्ट के ऊपर मोटिवेशन या इंटरेस्ट में कोई कमी होना भी फैक्टर्स होते हैं जो कि हमें जो भी आपके मैसेज को इम्पैक्टफुल होने से रोकते हैं। अब यहाँ इस इशू पे हम एक क्लोजर लुक लेते हैं। सबसे पहले है डिफरेंस इन परसेप्शन। कहते जैसे आप एक चीज़ को कन्वे करते हैं, ठीक है, हर कोई जो इंसान होता है वो उस चीज़ को अलग तरीके से लेता है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कि एक एक्टिव बच्चा जो है, ठीक है, वो उसको हम बोलेंगे कि ये फुल ऑफ एनर्जी है, और जो दूसरा बच्चा है उसको हम बोलेंगे कि ये इनडिसिप्लिन्ड बच्चा है। अब यहाँ पर एक पॉइंट है कि जो हम बना रहे हैं वो इसीलिए बना रहे हैं कि हमारा जो वे ऑफ कम्युनिकेटर है वो डिफरेंट है, कि हमने किसी के बारे में क्या समझा है और हमने किसी को क्या मैसेज दिया है और रिसीवर ने उसको क्या समझा है। ये इसलिए भी हो सकता है कि आपकी एज की वजह से,
अगर आपके एज में डिफरेंस होगी तो समझ में भी डिफरेंस होगा। सोशियो कल्चरल फैक्टर्स भी आ सकते हैं, लाइफ की एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं। तो जो कम्युनिकेशन है वो हर इंसान के लिए अलग मतलब उसका होगा। अब यहाँ पर फीडबैक की इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। कहते कि अगर आपने कोई भी ग्रुप पार्टिसिपेशन को स्किलफुली एनकरेज किया है तो आप एक फीडबैक को ऑब्टेन करने के योग्य हो जाएंगे, ताकि जो आपने इंफॉर्मेशन शेयर की है उसको आइडेंटिफाई, उसमें जो गैप्स आए हैं उसको आइडेंटिफाई किया जाए और जो डाउट्स हैं उसको रिमूव किया जाए। ये वही है कि जो वर्कर है उसने ऊपर की सिचुएशन में क्या किया था। ये ब्लॉक जो है जो क्लियर नहीं है, ये इसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं। एडिक्वेट डाइट के क्या इम्पोर्टेंस है, इसके ऊपर इंफॉर्मेशन देने के बाद आप ग्रुप को एनकरेज कर सकते हैं कि ओपिनियंस को कैसे एक्सप्रेस किया जा सके, व्यूज़ को कैसे एक्सप्रेस किया जा सके एक ग्रुप के सामने, ताकि जो ओपिनियन या व्यूज़ में डिफरेंस होता है वो रिफ्लेक्ट होके आए। फिर हमें प्रोसीड करना है कि जो एक्सपेक्टेंट मदर्स हैं उनको कन्विंस करें कि जो बच्चे नहीं अच्छी तरह से खाते, जो औरतें अच्छी तरह से नहीं खाती हैं, उनका बच्चा जो उनकी वॉम्ब में है उसके ऊपर भी उसका इम्पैक्ट ज़रूर पड़ता ही पड़ता है। इसके बाद हमारे पास आती है पुअर मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। कहते अगर रिसीवर या एक पर्सन जो है जिसके साथ आप बात कर रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं, मान लीजिए उसका उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, तो जो आपका मैसेज है वो बिना किसी इम्पैक्ट के ही लॉस्ट हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, जब प्री स्कूल वर्कर कोई भी एक्टिविटी को कैरी आउट करते हैं तो कुछ बच्चे जो होते हैं वो अपना इंटरेस्ट खो देते हैं और वो सोचना शुरू कर देते हैं या कुछ ना कुछ करना शुरू कर देते हैं। तो क्या होता है, जो एक्टिविटी होती है जो कि वर्कर ने ऑर्गेनाइज की होती है उसका उसके ऊपर से जो होल्ड होता है ना, मतलब जो लोगों की अटेंशन का होल्ड होता है वो बिल्कुल फेल हो जाता है। उनके फेसेस और एक्शन से ये बात पता चल जाती है। ये पर्टिकुलरली तब होता है जब एक वर्कर का एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज करने का मेथड जो है वो इनएप्रोप्रिएट है या वो लेक्चर कर रहे हैं, जबकि उन्होंने एक्टिवली बच्चों को भी इसमें इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादातर जो हैं जब प्रैक्टिकली किसी चीज़ को करते हैं, जिसको हम बोलते हैं लर्निंग बाय डूइंग, जब प्रैक्टिकली बच्चे किसी चीज़ को करते हैं तभी वो उससे सीखते हैं। अगर आप बच्चों को लेक्चर देंगे तो बच्चे उससे जो हैं ज़्यादा नहीं सीख पाएंगे। इसी तरीके से जो पेरेंट्स हैं या और कोई कम्युनिटी मेंबर्स हैं, जो पेरेंट्स हैं या कोई और कोई कम्युनिटी मेंबर्स हैं, जब उनको वो रिसीवर को मोटिवेट नहीं कर सकते, ना ही इंटरेस्टेड होते हैं, बहुत सारे इसके भी रीजंस होते हैं, क्योंकि वो अपने बच्चों के बारे में काफ़ी चिंतित होते हैं या फिर कई बार कोई उनके काम ऐसे होते हैं जो अभी फिनिश नहीं हुए होते हैं, या फिर वो एक दूसरे के बारे में एक दूसरे के साथ किसी और चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं। उनको लगता है कि ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसीलिए अगर वो आपके कम्युनिकेशन में फिजिकली प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है, पर उनके माइंड जो है वो आपके साथ
नहीं है, मतलब उनका इंटरेस्ट भी प्रॉपर नहीं है उसमें। आपको इन एस्पेक्ट्स में भी साथ में अवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिसीवर के इंटरेस्ट को देखना और उनको मोटिवेट करना, उसके लिए हमें उनके बीच में जाना होगा, उनसे बातचीत करते हैं और उनकी बातों को सुनना चाहिए। इससे क्या है, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए होंगी। इसीलिए आप एक कम्युनिकेशन को इस तरीके से आपको प्लान करना चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा अपीलिंग हो और उनका इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी जो है लोगों की इसमें जनरेट हो। इसको हम कैसे कर सकते हैं? हम रेलेवेंट और इंटरेस्टिंग मैसेजेस को हमें फ्रेम करना चाहिए। जो कम्युनिकेशन का टेक्स्ट होता है वो उनकी रियल लाइफ सिचुएशन से रिलेट होना चाहिए और उसमें उनकी डेली की लाइफ, जो भी जिस ग्रुप को आप टारगेट कर रही हैं, उनकी डेली की लाइफ के जो एग्जाम्पल्स हैं वो उसमें इंक्लूड होने चाहिए। और जितना भी पॉसिबल हो सकता है हमें ऑडियो विजुअल एड्स को यूज़ करना चाहिए। कहते ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप कोई कांस्टेंट फीडबैक आपको ग्रुप से रिसीव होता है, इससे आपको आपकी कम्युनिकेशन की इफ़ेक्टिवनेस और इम्पैक्ट का पता चल जाता है। इससे क्या है, आप फिर अपनी कम्युनिकेशन को और भी मॉडिफाई करने में आपको मदद मिल जाएगी और रिसीवर्स के लिए और भी ज़्यादा मीनिंगफुल जो है आप अपनी कम्युनिकेशन बना सकती हैं। इसके बाद आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर थे। अब जर्नल फैक्टर्स के अलावा एक और फैक्टर है जो होता है ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर। ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन के स्मूथ फ्लो को इन्फ्लुएंस करता है। ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर का मतलब क्या है यहाँ पर? इसका मतलब ये है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कम्युनिकेट करना जो कि मीडियम से लेके लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशंस में ऑपरेटिव हो, जहाँ पर कुछ हायरार्की को मेंटेन किया जाता हो डिफरेंट लेवल ऑफ वर्कर्स में। ऐसे सिस्टम्स में जो कम्युनिकेशन गैप्स आते होते हैं वो कभी कभी आ जाती हैं। कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वहाँ पर जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो टॉप लेवल से आती हैं, टॉप से नीचे की तरफ आती हैं और फीडबैक जो है वो वर्कर से लिया जाता है। अगर आप किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हैं तो आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कई बार जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि आपको मिलती हैं राइटिंग में या ओरली किसी भी पर्सन से, है ना, ओरिजिनल कम्युनिकेटर की बजाय किसी भी और पर्सन से मिलती हैं, तो वो वेग हो सकती हैं या अनक्लियर भी हो सकती हैं। अगर हम किसी भी रिटन इंस्ट्रक्शन जो कि नर्सरी स्कूल टीचर से मिली गई है ना, अभी हम नीचे पढ़ेंगे, तो आप एक्टिव कल्चरल प्रोग्राम के लिए, जैसे कि रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट करने के लिए कल्चरल प्रोग्राम के लिए एक्टिविटीज़ को प्लान कर सकती हैं। अब ये नीचे थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। कहते हैं कि क्या आप इन इंस्ट्रक्शन से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि टीचर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? ये इंस्ट्रक्शंस इनकम्प्लीट हैं क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन, ये जो इम्पॉर्टेंट पार्ट वो मिसिंग है, जैसे कि डेट, वेन्यू या कल्चरल प्रोग्राम का टाइम, टोटल ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम, क्या कल्चरल एक्टिविटीज़ जो हैं वो किसी क्लास द्वारा ऑर्गेनाइज की जा रही हैं या किसी डिफरेंट सेक्शन या क्लास मिलके इकट्ठे जो हैं ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कितनी बार जो हैं कितनी आइटम्स को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और हर आइटम की ड्यूरेशन क्या होगी, प्रोग्राम को कौन कोऑर्डिनेट करेगा। ये जो सेम इंस्ट्रक्शंस हैं अगर हम उसको नीचे दिए गए तरीके से फ्रेम करें तो वो ज़्यादा क्लियर होंगे। अगर हम कोई कल्चरल प्रोग्राम को किसी स्कूल प्रेमिसेस में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें ये लिखना है कि वो 25 जनवरी को 10:30 से 12:30 बजे तक हम रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट करेंगे। हर एजुकेशन जो इंचार्ज है स्कूल के ग्रुप के बच्चों का, उसको रिक्वेस्ट किया जाता है
कि वो प्रेजेंटेशन के लिए एक आइटम जो है वो प्रिपेयर करवाएं। आइटम जो है वो 10 मिनट से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। एजुकेटर्स जो हैं पहले वो एक बार अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप के साथ, ग्रुप्स जो मिस्टर